नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट करा दिया है। आप में से कुछ साथियों की क्वेरीज आ रही थी कि आप आगे प्रैक्टिस सेट नहीं लाएंगे क्या? तो ये ऑन डिमांड है दोस्तों। आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट्स को बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आप सबों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरा दिल गदगद हो गया ये देखकर। तो बिल्कुल आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा। आपको जो कष्ट होता है, जो भी डाउट्स होते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में डालें। मैं एक एक का रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है। इसको हम लोग फुल डिटेल्स के साथ कवर करेंगे, जैसे कि हमने पिछले सेट्स को कवर किया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से दोस्तों बाकी के प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। और आगे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे बस वही रिक्वेस्ट है कि इसको वीडियो को लाइक कर लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। और दोस्तों, इसको एक एजुकेशनल ग्रुप में आप अपने ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 11 का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में दोस्तों संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत जो है दोस्तों 2015 में की गई थी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का जो है 125वीं जयंती थी उस समय, जब से इसको मनाया जाना आरंभ किया गया था। और दूसरी बात यह है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, 1949, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसी दिन जो है संविधान के कुछ प्रावधान को लागू किया गया था, जिसके कारण 26 नवंबर को ही संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं। अगर बात करें दोस्तों कि संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ था, तो इसका डेट भी आप ध्यान में रखेंगे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है पूरी तरह से लागू हुआ था। इसके लिए जो है हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इन बातों को दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ, इसको आप नोट करते हुए चलेंगे, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं सोवियत संघ से, यानी कि रूस से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में डाला गया था। और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 यानी कि 1976 में हुआ था। एक नाम भी आप ध्यान में रखेंगे कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसकी अनुशंसा पर या किस समिति की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में समाहित किया गया था। तो ये थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह का आप नाम याद रखेंगे दोस्तों। तो इन्हीं के अनुशंसा पर जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो ये भाग 4 के क में दिया गया है दोस्तों, भाग 4 के क में। और यह अनुच्छेद 51 के क में है। अगर भाग पूछता है तो भाग का भी आप जवाब दे सकते हो, अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद का भी जवाब दे सकते हो। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो ये अधिकार हमें देता है अनुच्छेद 19 का 1। बात करें दोस्तों अनुच्छेद 19 के 1 की, तो सभी नागरिकों को यह 6 तरह के अधिकार देता है। वो 6 तरह का अधिकार जो है क से लेकर के च तक दिया गया है। तो जो क है हमारा, क में दिया गया है दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके तहत आपको बोलने की आज़ादी है। बात करें ख में क्या दिया हुआ है, तो ख में दिया गया है दोस्तों शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हैं
इसकी आपको छूट संविधान देता है। तो ये जो है 19 के ख में ये प्रावधान है। बात करें अगर गौ की, तो गौ में दिया हुआ है कि आप अपनी मन से जो है अपना संघ बना सकते हैं। और घौ की बात करें तो घौ में है दोस्तों संचरण का अधिकार, यानी कि आप भारत भर में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अंगों में दिया गया है दोस्तों, भारत देश में किसी भी राज्य में आप जाकर निवास करने और बस जाने के लिए स्वतंत्र हैं। चौ की बात करें, 19 के चौ में दिया गया है कि आप अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कोई भी वृत्ति या व्यापार को अपना सकते हैं, इससे आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। तो इतने तरह के अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत हमें मिलते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान करके पूछा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि भाग बताइए कि किस भाग में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो भाग अगर पूछ ले दोस्तों आपसे, तो आपको मैं बिल्कुल तैयार कर देता हूँ। भाग 4 में ये प्रावधान दिया गया है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछ लेता है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 50 में किया गया है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है भाग 4 में दिया गया है, अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अगर ऐसे पूछता है तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। तो संसद का सत्र जो है दोस्तों कम से कम वर्ष में 2 बार बुलाया जाना आवश्यक होता है, कम से कम है ये। संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में दिया गया है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कोई भी जो साधारण वर्ष होता है दोस्तों, इसमें संसद के सत्र 3 तरह के होते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने तरह के सत्र होते हैं। तो 3 तरह के सत्र होते हैं। पहला सत्र होता है बजट सत्र, जो कि सबसे लंबा सत्र होता है। दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? तो ये कोरम होता है 10वां भाग। तो कोरम जो होता है दोस्तों, यानी कि कोरम को कहते हैं गणपूर्ति, यानी कि कितनी पब्लिक चाहिए। तो कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 100 के 3 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर विपक्षी दल भी हो तो उसको भी मान्यता इसी से मिलती है, कोरम से ही मिलती है। यानी कि 1/10वां भाग कुल सदस्यों का होना ही चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है? तो ये पंचायती राज के चुनाव की बात हो रही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। और ये जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 1992 के तहत पंचायतों में उपलब्ध जितनी भी सीटें होंगी उसका 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा दोस्तों। और ये व्यवस्था जो है सभी स्तर के अध्यक्ष के लिए भी है, यानी जितने सीट अध्यक्ष के होंगे उसका भी 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। और ये प्रावधान जो दिया गया है 243 के डी में दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? तो भारतीय संविधान का अनुसूची 8 जो है 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के बारे में है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं दी गई है दोस्तों। और मूल संविधान में अगर बात करें, मूल संविधान में जो है अगर आपसे पूछे तो 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 थी जो कि समय के साथ बढ़कर 22 हो गई हैं। अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भाषाओं को जोड़ा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा,
भारतीय ध्वज के डिज़ाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो भारतीय ध्वज के डिज़ाइन का श्रेय जो है पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। पिंगली वेंकैया ने ही भारतीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। इन्होंने मूल रूप से 2 लाल और 1 हरी पट्टी का सुझाव दिया था, जो कि हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक था। बात करें जो अपना 200 तिरंगा झंडा है अभी वर्तमान वाला, तो इसमें सफ़ेद पट्टी और जो ये चक्र दिया गया है, तो इसका सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। उन्होंने यह सुझाव जो है दिया था इसलिए क्योंकि बाकी समुदायों के मध्य शांति का प्रतीक का जो है ये एक रूप हो, ठीक है। तो इसके लिए इसको सुझाव दिया था और चक्र जो है भारतीय समृद्धि के प्रतीक के रूप में सुझाया गया था, ये बीच में जो चक्र होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो हमारा सौरमंडल जो है आकाशगंगा का हिस्सा है। मिल्की वे, क्षीर मार्ग या मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी को कहते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है इसी का ये सब नाम है। इसमें पृथ्वी हमारा सौरमंडल स्थित है और इसकी आकृति जो है दोस्तों ये स्पाइरल है, ठीक है, सर्पिलाकार इसकी आकृति है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा कौन सी है, तो एंड्रोमेडा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, एंड्रोमेडा, इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है दोस्तों, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो ये पहले से ही काफ़ी डिटेल में है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न है, एल नीनो डैश महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है? तो ये दोस्तों प्रशांत महासागर में असामान्यता को दर्शाता है। एल नीनो जो है एक गर्म जलधारा है दोस्तों और इसकी उत्पत्ति जो है पेरू के तट पर होती है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। एल नीनो जलधारा प्रशांत महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है। इसे विपरीत धारा के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी चीन में। रेशम की उत्पत्ति की बात करें दोस्तों तो 118 ईसा पूर्व की बात हो रही है, ये आप ध्यान में रखिएगा। 118 ईसा पूर्व में चीन में माना जाता है कि रेशम की उत्पत्ति की शुरुआत शी लांगची नाम ने की थी, शी लांगची, और ये काफ़ी गुप्त रखा गया था दोस्तों। और रेशम की खोज की कहानी भी बहुत विचित्र है। ऐसा था कि वहाँ चीन के राजा जो है चाय पीते थे जाकर बगान में बैठ के, तो वहीं जो है रेशम का कीट जो है एक बार चाय में गिर गया, तो उसको जब अलग किया गया तो उससे धागे निकलने लगे और इस बात को काफ़ी समय तक गुप्त रखा था इन चीनियों ने, सबसे पूरी दुनिया से छिपा कर रखा था। तो रेशम का खोज जो है चीन में ही हुआ था और चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राष्ट्र है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो कहानी पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो निम्नतम बिंदु है ये है कुट्टनाड। भारत का स्थिति क्या बात करें दोस्तों, तो भारत की स्थिति मैंने पहले भी काफ़ी बार आपसे जो है इसकी चर्चा की है। अगर ये मान के चलिए नहीं बना मैप, ये मान के चलिए भारत का अगर रफ डायग्राम है, चलिए रफ डायग्राम ही है, तो ये अगर भारत का रफ डायग्राम है दोस्तों तो 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ऐसा करूँगा मैं मैप लगा दूंगा आपके लिए दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बस यहाँ बता दे रहा हूँ। तो भारत का निम्नतम बिंदु जो है कौन सा है? कुट्टनाड है। भारत की स्थिति जो है 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 तक पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों। इसकी चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु इस तरह से है। दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें, सबसे नीचे वाला पॉइंट,
तो ये है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार समूह में है। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें जो सबसे ऊपर है, तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में पड़ता है। पश्चिमी बिंदु की बात करें दोस्तों, पश्चिमी बिंदु जो है गौहर मोती होता है, गुजरात में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु जो है कीबिथु का है, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे निम्नतम ऊंचाई वाला जो है जगह हम लोग देख ही चुके हैं, कुटनाड। कुटनाड याद रखिएगा दोस्तों, केरल में पड़ता है, केरल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो बात हो रही है पूर्वोत्तर भारत की, तो ये लोकटक झील होगा। ठीक है दोस्तों, और लोकटक झील आप ध्यान में रखेंगे कि लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है और इसकी जो पानी होती है मीठी होती है। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ उद्यान लोकटक झील में है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में स्थित है। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? तो इसमें से ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में उद्गम होती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें दोस्तों गोदावरी की, तो ये त्र्यंबक पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। महानदी की बात करें तो ये सिंघावा छत्तीसगढ़ से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र का तो मैंने बता दिया है, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। सिलिकॉन वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सूचना प्रौद्योगिकी में यानी आईटी क्षेत्र में काफ़ी विकसित है। भारत का सिलिकॉन वैली इसको कहा जाता है, या फिर भारत की आईटी राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसरो का जो है मुख्यालय यही है बेंगलुरु में। बाकी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो और HAL, ये सब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सभी का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में ही है। तो इसलिए भी इसको जो है भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वैदिक काल की अवधि कब से कब तक चली? तो वैदिक काल जो है दोस्तों 1500 से 1000, फिर 1000 से 600 तक चली थी। तो पहला तो जो दोस्तों था वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल था। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 तक था, और फिर 1000 से 600 तक समय था उत्तर वैदिक काल का। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा 1500 से 500 यही इसके करीब है, 1500 से 600 लगभग। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई थी उसी के विषय में हमें संपूर्ण जानकारी जो है वेद से मिलती है। इसलिए इस काल को हम लोग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और इसका समय जो है आप ध्यान में रखेंगे 1500 से लेकर के 500 तक। ऐसे एक्स्ट्रा में मैंने आपको बता दिया है, ये करीबी मामला था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था ये चालुक्य वंश का प्रख्यात शासक था, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुरुदेश्वर मंदिर डैश राज्य में कंदुक गिरी पर स्थित है? तो मुरुदेश्वर मंदिर जो है दोस्तों, मुरुदेश्वर मंदिर ये जो है कर्नाटक राज्य में है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षक ये है दोस्तों कि यह समुद्र के किनारे है और दूसरा द्रविड़ शैली में निर्मित है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, टावर ऑफ विक्ट्री यानी कि विजय स्तंभ डैश में स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। टावर ऑफ विक्ट्री जिसको विजय स्तंभ भी कहा जाता है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक स्तंभ है जिसे मेवाड़ के राजा ने बनाया था। मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने बनवाया था दोस्तों। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश का मूल निवासी था?
तो ये मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। मोरक्को पड़ता है दोस्तों अफ्रीका में, और यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यह इतना ज़्यादा विद्वान था कि इसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। और इसकी जो पुस्तक थी, इसकी रचना, इसका नाम है रेहला। ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। रेहला से जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जितनी भी घटनाएं हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर की प्रशासनिक सीट कहाँ थी? तो ये दिल्ली थी। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखेंगे, हालांकि अकबर की प्रशासनिक सीट दिल्ली थी, लेकिन अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का जो संचालन होता था वो आगरा से होता था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो इसमें बुलंद दरवाजा जो आप देख पा रहे हैं, यह दिल्ली में नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर है। और इसका निर्माण जो है बुलंद दरवाजा का, ये अकबर ने अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है दोस्तों, बाकी की बात करें तो ये सब सारे जो है दिल्ली में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिन गाड़ू कहा जाता था? डेसिन गनाडू, ये कहा जाता था कोल्लम शहर को। कोल्लम शहर केरल में स्थित है दोस्तों। और इब्न बतूता ने अपने जो रचना है इब्न बतूता की, उसमें इसे भारत के 5 बड़े बंदरगाहों में शामिल किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे, यूनिक टाइप का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों 1820 में शुरू की गई थी और मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभिक प्रयोग जो है मुनरो ने किया था 1820 में, और इसको संपूर्ण मद्रास में लागू किया था। इसे चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार जो है ये बेलगांव में अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है दोस्तों 1923 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना जो है इलाहाबाद में की गई थी। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पीट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था उसी की बात हो रही है। तो 1784 में पीट का भारत अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक जितना व्यापार संबंधी मामला था उसको छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक और राजस्व मामला को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया था। बस इतना आप ध्यान में रखिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो इसमें से आप देख पा रहे हैं मनोरा का किला जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु के जो है ये तंजावुर जिले में है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके निर्माता जो थे मराठा शासक थे सरफोजी द्वितीय। सरफोजी द्वितीय का नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, और इसको भी द्रविड़ शैली में बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है दोस्तों वह होता है NNP इक्वल टू GNP माइनस डिप्रेशिएशन। यानी कि अगर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में जो मूल्य ह्रास है उसको घटा दिया जाए तो हमारे पास जो निकल कर आता है वह नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने डैश की शुरुआत की। तो सुरक्षित
भुगतान के लिए जो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं, उसके लिए आरबीआई ने जो शुरुआत की है, किसकी शुरुआत की है दोस्तों? तो विजन 2021 यानी कि 2021, विजन 2021 की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी मुख्य नियामक प्राधिकरण है? तो ये है दोस्तों सेबी, SEBI, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा सेबी हो जाएगा दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य दोस्तों केरल है। ठीक है, तो केरल जो है दोस्तों यह सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, फिर आप बिहार का नाम लेंगे। ठीक है, अपना बिहार जो है यह सबसे कम साक्षर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृदा हेल्थ कार्ड यानी कि सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या सच नहीं है? तो इसके बारे में जो है यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, यह सच नहीं है। बात करें मृदा हेल्थ कार्ड योजना की, तो इसकी शुरुआत दोस्तों 2015 में होती है और भारत सरकार द्वारा देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था इस योजना को। इस योजना का उद्देश्य है मिट्टी के पोषक तत्वों की जांच करना और किसानों की उत्पादकता में सुधार लाना। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है। 2015 को कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है ये योजना शुरू की गई थी, 2015 में कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, किस मंत्रालय ने मिशन 41 के कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो मिशन 41 की शुरुआत रेल मंत्रालय ने की है। रेल मंत्रालय उस समय सुरेश प्रभु थे जब ये मिशन स्टार्ट किया गया था। तो 41,000 ऊर्जा योजना का अनावरण किया गया था। इसके तहत एक एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के जरिए अगले 10 साल में रेलवे 41,000 करोड़ रुपए बचाता, यही योजना थी। तो ये योजना जो है ये दोस्तों, इसका नाम मिशन 41 रखा गया था। अगला प्रश्न है, NRHM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो NRHM का पूर्ण रूप होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन बी में दिया गया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसको हिंदी में बोलते हैं, और यह भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य को सुधारने के लिए जो है एक ग्रामीण कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था ताकि ग्रामीण लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो ये है तमाशा। तमाशा जो है महाराष्ट्र का लोक नाट्य शैली है दोस्तों। प्रारंभ में इसे ऐसे लोगों के समूह के रूप में जाना जाता था जो कि नाचने गाने वाले होते थे। पेशवाओं के काल में इसका स्वरूप एक निश्चित प्रकार का होता गया और वर्तमान स्वरूप में जो है सामने आया। इस शैली ने चलचित्रों यानी कि मूवीज में और आधुनिक जो नाटक होता है, जो भी स्टेज शो होता है, उसको भी काफी प्रभावित किया। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ कढ़ाई जो है यह किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चिकनकारी। चिकनकारी जो है लखनऊ की कढ़ाई और कासीदकारी की प्रसिद्ध शैली है दोस्तों। यह लखनऊ की कासीदकारी का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें जो है महीन कपड़े पर सुई धागे से विभिन्न टांकों द्वारा हाथ से कढ़ाई की जाती है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? तो पाथेर पंचाली के लेखक हैं दोस्तों विभूति भूषण बंदोपाध्याय। पाथेर पंचाली इनकी रचना है, जिसके ऊपर प्रसिद्ध फिल्मकार जो है सत्यजीत राय ने एक लोकप्रिय फिल्म भी बनाया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रश्न आपसे अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं एग्जाम में।
तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप एक लिस्ट बनाएं और उसको सारे पुस्तकों को एक साथ ही याद कर लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 3 जून को। और बात करें जून के अन्य दिवस हैं उसकी, तो 3 जून को तो आप जान रहे हैं साइकिल दिवस मनाया जाता है। 7 जून की बात करें दोस्तों तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 12 जून को जो है ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो इन दिवस को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता थे जी शंकर कुरु। ठीक है दोस्तों, ये एक मलयालम लेखक थे। इनको जो है 1965 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र के महिला अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो ये थी दोस्तों विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? तो आप देख पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बात करें यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, तो इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जो है इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ये सब आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। प्रश्न है दोस्तों, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बीमर शब्द जो है दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है। जैसा नाम वैसा काम। बीमर क्या होता है दोस्तों कि इसमें गेंद सीधे बल्लेबाज के सिर या शरीर पर लगती है, जिससे कि बल्लेबाज बीमार हो जाता है। पार्ट ऑफ ए जोक दोस्तों, लेकिन होता यही है कि इसमें गेंद जो है सीधे बल्लेबाज के सिर या फिर शरीर पर लगती है, इसको बीमर कहा जाता है। तो बीमार पड़े ना पड़े, बीमर शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंडोज 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना होगा? तो आपने वॉल्यूम जरूर बढ़ाया होगा दोस्तों विंडोज पर। तो विंडोज पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम लोग F8 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर सबसे ऊपर जो है मौजूद F1 से लेकर के F12 तक जो बटन होता है उसको फंक्शन की कहते हैं। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज के नए संस्करण पर आधारित एक संचालन प्रणाली है। इसमें F8 कुंजी का प्रयोग जो है वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में आई थी? तो प्रचलन में आई थी दोस्तों 1995 यानी कि 1995 में। जावा स्क्रिप्ट जो है एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है और यह जो है स्क्रिप्टिंग की भी भाषा है। मुख्य रूप से क्लाइंट साइड में वेब पेज के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। 1995 में यह प्रचलन में आई, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो नहीं है उसको चुनना है। तो इसमें से ओपेरा जो है ये वेब ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि एंड्रॉयड, iOS और विस्टा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डू नो इविल टैगलाइन किसकी है? तो ये टैगलाइन जो है दोस्तों ये है गूगल की। नो इविल गूगल की अनौपचारिक टैगलाइन है, जिसे बाद में कंपनी ने बदलकर यू कैन मेक मनी विदाउट डूइंग इविल कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसमें से जो है कैंडेला, ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, यह इससे जुड़ा हुआ नहीं है ध्वनि तरंगों से। बाकी हर्ट्ज, डेसिबल, मैक ये सारे जो है ध्वनि तरंगों से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो यह जड़त्व कहलाती है दोस्तों। न्यूटन का पहला नियम जो है यही जड़त्व का नियम है।
कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है जड़त्व कहलाती है। किसी वस्तु का जड़त्व जो है उसके द्रव्यमान की माप होती है। द्रव्यमान अधिक होगी तो जड़त्व भी अधिक होगा, द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व भी कम होगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, परम शून्य वह ताप है जिस पर क्या होता है? तो परम शून्य वह ताप है जिस पर गैसों की आणविक गति घटने लगती है। ठीक है, परम शून्य ताप का मान जो होता है दोस्तों, ये होता है 273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन को माना जाता है। ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे इसके साथ में। अगला प्रश्न है, उस परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का नाम क्या है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियां गुलाबी या नारंगी वर्ण की हो जाती है? तो इस परिघटना को दोस्तों कहते हैं एल्पेंग्लो। ठीक है, एल्पेंग्लो उस परिघटना को कहते हैं जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ी चोटियां गुलाबी या नारंगी रंग की हो जाती है। यूनिक प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पायस जिसका कोलाइडी विलयन होता है, पायस जो होता है दोस्तों इमल्सन, किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो यह द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो ये गैल्वेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो ये गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जो जस्ता का परत चढ़ाते हैं उसी को प्रक्रिया को जो है गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो कि सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? तो ये है दोस्तों आर्गन, जो कि लाइट बल्ब में पाई जाती है। प्रकाशीय बल्ब में अक्रिय गैस आर्गन का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अक्रिय गैस के प्रयोग से टंगस्टन तंतु का ऑक्सीकरण कम हो जाता है जिससे बल्ब की आयु बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अंतरिक्ष यान में हम लोग क्या करते हैं, ईंधन में ग्लाइकोल मिला देते हैं, और इसको मिलाने से क्या होता है कि यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। इसको मिलाने से जो है ईंधन जो है जमने से बच जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यह कथन सही है कि बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में संचित होते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संचरित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का शरीर में भंडारण का दो रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट का अल्प अवधि के लिए संग्रहण मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का दीर्घ काल के लिए जो भंडारण होता है वसा के रूप में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? तो स्वपोषी पोषण जो है दोस्तों जीवाणु में पाया जाता है। निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है? तो यूरिया का उत्पादन दोस्तों यकृत से होता है। ठीक है, यकृत अंग जो है ये यूरिया का उत्पादन करता है और यकृत में उत्पादित यूरिया को गुर्दे में लेकर आता है और अंत में मूत्र के रूप में अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकाल देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तो ये मानस टाइगर रिजर्व जो है असम में है दोस्तों, और मानस टाइगर रिजर्व जो है असम में है, और यह जो है यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए और 12 सिंगा के लिए संरक्षित है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, सीपरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का दूसरा सर्वाधिक शस्त्र निर्यातक देश कौन सा है? तो देखिए आपको दोस्तों दूसरा पूछ रहा है, अगर पहला पूछा होता तो अमेरिका होता, लेकिन यहाँ दूसरा पूछ रहा है तो दूसरा जो है रूस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। यह जो है दुनिया का 40% हथियार का निर्यातक करता है।
अमेरिका के बाद जो है रूस का नंबर आता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास संकेतक के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में भारत का क्रम कौन सा है? तो सकल राष्ट्र के आय के क्रम में भारत का क्रम जो है 5वां है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास संकेतक के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो देश है दोस्तों, ये है मकाऊ, चीन का। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार भारत का जीवन प्रत्याशा कितना आंका गया है? तो भारत का जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष आंका गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में धर्मांतरण कर चुके दलितों के अनुसूचित जाति जनजाति दर्जे पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया? तो ये किया गया केजी बालकृष्णन के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2022 में सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए किस वेबसाइट का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया है मां भारती के सपूत का। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग एवं किस संस्था के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अब मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, तो इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए सीधा अंग्रेजी और हिंदी के क्वेश्चन पे चलते हैं। 81वां प्रश्न है दोस्तों, इसमें बताना है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड इजिली, यानी कि कुछ ऐसा जिसको कि आसानी से काबू ना किया जा सके, इसके लिए कौन सा शब्द होगा? तो इसके लिए जो दोस्तों शब्द होगा, अनवाइडली शब्द का यूज होगा जिसका अर्थ होता है बोझिल। बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो अनफिट का अर्थ होता है दोस्तों अयोग्य, अनटिडी का अर्थ होता है गंदा, और अनटाइमली का अर्थ होता है असामयिक। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों हमारा बोल रहा है कि अंडरलाइन में जो दिया गया है इसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट यानी कि सबसे उत्तम विकल्प को चुनें और अंडरलाइन सेगमेंट को ठीक करें। अगर कोई ज़रूरत नहीं हो चेंज करने की तो वैसी अवस्था में नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड को चुनें। तो यहाँ दिया गया है दोस्तों, वी आर ईटेन आवर डिनर बिफोर दे अराइव्ड। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों वी हैड ईटेन का प्रयोग करेंगे, वी आर ईटेन के जगह पर वी हैड ईटेन का प्रयोग होगा, क्योंकि जब दो क्लाउज बिफोर या आफ्टर से जुड़ा हुआ हो तो पहले खत्म हुए कार्य को पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है। ठीक है, तथा बाद में खत्म हुए कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, वी हैड ईटेन आवर डिनर बिफोर दे अराइव्ड हो जाएगा। वी हैड ईटेन आवर डिनर बिफोर दे अराइव्ड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दोस्तों 83 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसमें कह रहा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चुनिए। तो इसमें जो वर्तनी अशुद्ध है उसको चुनना है हमें। तो बिट्रे जो है इसका शुद्ध वर्तनी होगा दोस्तों BETRAY। तो ये जो है हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला है। बाकी ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो रेसिस्ट का अर्थ होता है विरोध या रुकावट, रिवर्स का अर्थ होता है उल्टा या प्रतिलोम, स्पेसिफिक का अर्थ होता है विशिष्ट या असामान्य। ठीक है, 84 नंबर का प्रश्न कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है खाली स्थान को भरने के लिए। एवरीवन डैश लाफ्टर व्हेन ही अपीयर्ड इन द रूम। तो यहाँ पे क्या भराएगा दोस्तों? तो इसमें भराएगा ब्रस्ट इनटू। ठीक है,
ब्रस्ट इनटू का मतलब होता है फूट पड़ना, यानी कि ऐसा जोर से हंसा कि हंस के फूट पड़ा लोग जैसे ही वह रूम में आया। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई एक्सपेक्ट हिम टू डैश बाय हिज डिसीजन टू हेल्प मी। ठीक है, यहाँ क्या भरा, तो यहाँ पर दोस्तों अवॉइड का प्रयोग हम लोग करेंगे। अवॉइड का अर्थ होता है पालन करना। ठीक है, अवॉइड जो है अपने साथ सदैव प्रीपोजिशन बाय लेता है, तो यहाँ बाय देख के ये भी समझ में आ रहा है। बाकी के विकल्प की अगर बात करें दोस्तों, तो एडमिट का अर्थ होता है स्वीकार करना, एक्ट का अर्थ होता है अभिनय करना, और बियर का अर्थ होता है सहन करना या फिर भालू। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई एक्सपेक्ट हिम टू अबाइड बाय हिज डिसीजन टू हेल्प मी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी जो ये दिया गया है इसका सही अर्थ बताना है हमें। तो इन्स एंड आउट्स का जो सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों, इन्स एंड आउट्स का जो कंप्लीट फैक्ट्स होगा। इन्स एंड आउट्स का अर्थ होता है पूरा विवरण, इसके लिए कंप्लीट फैक्ट्स होगा दोस्तों, जो कि उपयुक्त व्याख्या करता है। अन्य विकल्प जो है ये अलग अलग अर्थ दे रहा है, तो ये यूजलेस है हमारे लिए। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कहा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड लेआउट। लेआउट के लिए जो है हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, तो लेआउट का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों अरेंजमेंट। लेआउट का अर्थ होता है नक्शा या खाका, और अरेंजमेंट का अर्थ होता है व्यवस्था। तो दोनों एक सा ही मीनिंग दे रहा है। बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो ऑर्डर का अर्थ होता है दोस्तों क्रम, शेड्यूल का अर्थ होता है सारणी, और टाइम टेबल का अर्थ होता है समय सारणी। अगला प्रश्न है दोस्तों वही कि अंडरलाइन को ठीक कीजिए। तो कह रहा है कि मीराज ट्रेन वॉज लेट एंड इट रीच्ड वाराणसी ऑन मिडिल नाइट। तो यहाँ पर सुधार के इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो एट मिडनाइट करना पड़ेगा, तब हमारा वाक्य जो शुद्ध होगा वो होगा मीराज ट्रेन वॉज लेट एंड इट रीच्ड वाराणसी एट मिडनाइट। अच्छा, एट मिडनाइट का प्रयोग होगा इसलिए क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि समय की निश्चितता बताने के पहले जो है एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है दोस्तों, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द को बताना है इसमें भी। फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवित जंतुओं का, जीवित प्राणियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीवित प्राणियों का जो अध्ययन होता है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। बाकी के ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, तो पैथोलॉजी का अर्थ होता है विकृति विज्ञान या रोग निदान। फिजियोलॉजी का जो है अर्थ होता है दोस्तों शरीर क्रिया विज्ञान, यह फिजियोलॉजी दिया हुआ। और जियोलॉजी का अर्थ होता है भूविज्ञान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, यानी कि दिया गया वाक्य जो है 4 खंडों में बटा हुआ है और उस खंड को पहचान करना है जिसमें कि गलती है और व्याकरण संबंधी गलती है। तो इसमें जो है दोस्तों दिया गया है टीचर्स आर एक्सपेक्ट टू मेंटर देयर स्टूडेंट्स एप्रोप्रिएटली ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो इसमें जो गलत पार्ट है दोस्तों वो है हमारा एक्सपेक्ट टू मेंटर। ठीक है, एक्सपेक्ट के स्थान पर यहाँ पर होगा दोस्तों एक्सपेक्टेड, क्योंकि जब पेसिव वॉइस में वाक्य हो तो इसमें आर के साथ वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट सेंटेंस जो होगा हमारा वो कुछ इस तरह से होगा टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू मेंटर देयर स्टूडेंट्स एप्रोप्रिएटली ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है दोस्तों,
अगले प्रश्न में आते हैं। अब हमारा हिंदी का प्रश्न है, अतिवृष्टि शब्द के लिए युक्ति युक्त विलोम क्या है? तो अतिवृष्टि मतलब कि बहुत ज्यादा बारिश होना, तो अतिवृष्टि का विलोम होता है दोस्तों अनावृष्टि। अनावृष्टि का अर्थ होता है कम बारिश। अगला प्रश्न है, कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो कृपालु का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो हमें आलू प्राप्त होगा, आलू ह्रस्व ई वाला। ठीक है, इसमें आलू विशेषण प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आलू प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द हैं दयालु, निद्रालु, श्रद्धालु। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि जो है दोस्तों ये 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि किसको कहते हैं? तो स्वर संधि के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों को के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें सूर्य अस्त की, सूर्यास्त जैसे सूर्य जोड़ अस्त होता है, महा जोड़ आत्मा, ये सब जो है आता है स्वर संधि में। बाकी इसके 5 भेद जो होते हैं दोस्तों, दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यण संधि होता है और एक होता है अयादि संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिजीविषा। ठीक है दोस्तों, बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो जिज्ञासु होता है, जानने के जो उत्सुक होता है उसको जिज्ञासु कहते हैं। जीत के लिए जो इच्छुक हो उसको जिगीसु बोलते हैं। जो प्यासा हो और पीने का इच्छुक हो उसको पिपासु बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होगा दोस्तों बहुत ज्यादा आनंदित होना। अगला प्रश्न है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो इसमें सही अर्थ वाला जो युग्म है दोस्तों ये है आकार और आकर और आकार। आकर का अर्थ होता है खान और आकार का अर्थ होता है आकृति। ठीक है, अगला प्रश्न है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो पत्र शब्द का क्या अर्थ नहीं होता है दोस्तों? तो ये होता है लेख। पत्र शब्द का अर्थ लेख नहीं होता है। तो बाकी क्या होता है? पत्ता होता है, पंख होता है और चिट्ठी होता है। पत्र अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ होता है पत्ता, चिट्ठी, पंख, धातु की पत्ती, समाचार पत्र आदि, लेकिन लेख नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो इसमें से जो दोस्तों अंबर है ये अनेकार्थक शब्द है जिसका अर्थ वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है और बादल भी होता है। अगला प्रश्न है, चांदनी का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो चांदनी का समानार्थी शब्द दोस्तों बिजली नहीं है, बाकी ज्योत्सना, रोशनी और चमक है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, उसको पहचानना है। तो मछली का जो पर्यायवाची है दोस्तों ये जलोदरी नहीं होगा, बाकी मत्स्य, मीन और सफरी होगा। तो ये थी दोस्तों अभी की क्लास और इसमें हमने आपको कंप्लीट डिटेल में कराया। आपको अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, मैं प्रयास करूंगा आपको रिप्लाई में समझाने की। तो ठीक है दोस्तों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।